हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है पर्यावरण की क्लास में। देखिएगा, सबसे पहले तो समझना ये है कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। किसी भी जीव या जीव समूह के चारों ओर विद्यमान परिस्थितियाँ जो उस जीव को प्रभावित करती हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, चाहे तो कोई जीव हो या पूरा जीव का समूह हो, उसके चारों ओर जो विद्यमान परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, और वो जीव उससे क्या हो, प्रभावित हो, तो वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। क्लियर है। अतः प्रकृति के अनुशासित एवं संतुलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। किसको रूप, कौन से रूप को? संतुलित और अनुशासित। ठीक है, अनुशासित और संतुलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। जैसे कि आगे देख रहे हैं, स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का वह आवरण जिससे मानव क्या है, घिरा हुआ है, यही क्या है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद यह मानव के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, जो मानव का जो विकास होता है उसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। पर्यावरण में जीवित एवं अजीवित संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो जीवित हैं वो भी और जो अजीवित हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, परंतु विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे पॉइंट कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? फ्रेंच भाषा के इनोवेशन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार किसी स्थान विशेष में मनुष्य तथा जीवित जीव के चारों ओर घिरे भौतिक आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य हो तथा जीवित कोई जीव है और उसके चारों ओर जो भौतिक आवरण है वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, अभी हमने बात की थी विश्व पर्यावरण संरक्षण की, तो 25 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 को। तो यहाँ कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है, जैसे कि मनुष्य के पर्यावरण में अब भौतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं
कि पर्यावरण में जीवित यानी कि जैविक एवं अजीवित का मतलब अजैविक दोनों घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा जैविक संघटक, जैसे कि पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है अजैविक घटक, जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऊर्जा संघटक, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आदि के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यदि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है। ठीक है, किसकी रचना होती है? बायोम की रचना होती है, जैसे कि टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या टुंड्रा बायोम क्या होता है। फिलहाल में मोटी मोटा हम इसको समझेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं, जैसे कि पहली परिभाषा दे रखी है सीपी पार्क के अनुसार। इन्होंने बताया है कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्त करती है। ठीक है, यानी कि परिवर्तित करती है, बदलती है या घेरे रहती है। उसके बाद फिटिंग के अनुसार पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का योग है। ठीक है, उसके बाद रॉस के अनुसार रॉस ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। ठीक है, एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इन लाइनों से पॉइंट बन जाते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 3 गलत होंगे, इसमें एक सही होगा, या फिर 3 सही होंगे, एक गलत होगा। वो गलत भी पूछ सकता है, सही भी पूछ सकता है, किसी प्रकार से भी वो क्वेश्चन को बना सकता है। तो हम समझेंगे उद्देश्य क्या होता है पर्यावरण अध्ययन करने का। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रणाली का ज्ञान कराना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है कि पर्यावरण असंतुलन और उसके प्रभावों का ज्ञान कराना, कि पर्यावरण को असंतुलन और उसके जो प्रभाव हैं वो हम पे किस तरीके से पड़ रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु विविध उपयोगों की जानकारी देना। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय क्रियाओं की जानकारी प्रदान कराना। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार, यानी कि पर्यावरण की संरचना क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पर्यावरण की संरचना 3 तत्व प्रमुख हैं, जैसे कि पहला आता है भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना क्या होती है। इसमें क्या है कि संरचनात्मक तत्वों के आधार पर
पर्यावरण को 3 भागों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? संरचनात्मक। ठीक है, कौन से प्रकार है 3? पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण और तीसरा है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव एवं समस्त प्राणियों के समस्त क्रियाकलापों पर पड़ता है। ठीक है, इसमें भी 3 भाग होते हैं भौतिक पर्यावरण के। ठीक है, कौन कौन से? स्थल मंडलीय पर्यावरण, स्थल का मतलब जमीन जहाँ हम रहते हैं, पर्यावरण का वह भाग जिसमें रेत, मिट्टी, चट्टानें आदि हैं और जो पेड़ पौधों का पोषण करता है, ये क्या है? हमारा स्थलीय मंडल है। ठीक है, उसके बाद जल मंडलीय पर्यावरण की बात करते हैं। तो पर्यावरण का वह भाग जिसमें जल स्थिर है। ठीक है, जहाँ पर जल है वो क्या होगा? हमारा जल मंडल होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है वायुमंडलीय पर्यावरण। ठीक है, यानी कि जल मंडल तथा स्थल मंडल के ऊपर, कितना ऊपर? लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण जो होता है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण वह है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर धरती, पानी और वायु का हिस्सा है। 10 किलोमीटर ऊपर धरती, पानी और वायु का हिस्सा है, ये जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसे जीव मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जीव जंतु निवास कर सकते हैं, रहते हैं या जीवित रहते हैं ना। तो जैविक पर्यावरण के भी 2 वर्गों में बांट दिया गया, जैसे कि पहला है हमारा वनस्पतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसके बाद था जंतु पर्यावरण। धरती के समस्त पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप, मत्स्य, मनुष्य सभी आते हैं, यानी कि सांप, मत्स्य, मछली कुछ भी हो, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक, इसमें क्या होता है? मानव अपने समूह या समुदाय या रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों तथा सामाजिक विरासत को लेकर एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध वर्ग हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्थिक पर्यावरण। ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कंडीशन समाज के अंदर सबसे बेकार होती है। ठीक है, तो मनुष्य स्वविवेक और प्रौद्योगिकी द्वारा संस्थानों का दोहन एवं उपयोग करता है और आर्थिकी का सृजन करता है। ठीक है, जीवधारियों की तरह मनुष्य भी अपने संवर्धन के लिए प्रकृति या भौतिक पर्यावरण से भौतिक पदार्थों को प्राप्त करता रहता है। ठीक है, अब आर्थिक के बाद आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। अब इसमें क्या होता है कि
मानव की मानसिक आदतें जैसे कि बुद्धि, रुचि, प्रेरणाएं, चिंतन, विचार आदि और व्यवहारात्मक आदतें उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को निर्मित करती हैं। जो व्यक्ति एक साथ खड़े होकर भिन्न भिन्न पर्यावरण में खड़े हो सकते हैं, वो हमारे मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है सामाजिक पर्यावरण। सभी जीवधारी अपनी जाति के दूसरे समुदायों के साथ मिलकर अंतःक्रिया करते हुए समाज का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा प्रौद्योगिकी पर्यावरण। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का वह भाग जिस पर मानव ने विज्ञान की सहायता से नियंत्रण पा लिया है, ज़्यादा नहीं लगभग पा चुका है, प्रौद्योगिकी पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में मानव प्रविधि एवं यंत्रों की सहायता से संशोधन करता रहता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक कला, साहित्य, धर्म, प्रथा एवं सामाजिक विरासत मिलाकर सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है राजनीतिक पर्यावरण, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानव पर नियंत्रण स्थापित कर पाने और उन पर आधिपत्य स्थापित करने की मानव की प्रबल इच्छाओं ने राजनीतिक पर्यावरण का उद्भूत किया है। कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही राजनीतिक पर्यावरण का प्रभाव रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करता है और अपने बल के कारण, अपने प्रबल के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण वो दूसरों पर राज करता है। उसके बाद यहाँ हमारे क्षेत्र खत्म हो जाते हैं। पर्यावरण के जो हमारे भाग थे वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण का जो विषय है, वो क्षेत्र है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पर्यावरण के विषय में क्षेत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है। पर्यावरण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। किसके? परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कि पहला हमारा आता है स्थलमंडल। ठीक है। दूसरा आता है हमारा जलमंडल। उसके बाद आता है वायुमंडल। उसके बाद आता है जैवमंडल। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। स्थलमंडल क्या होता है? खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों, वायु और जल से संबंधित को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के 3 परतों से बाहरी परत है। स्थलमंडल पृथ्वी के 3 परतों से बाहरी परत है। ठीक है। जो हमारी 3 परतें पृथ्वी के अंदर होती हैं, वो जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि पृथ्वी पर क्या है? पानी और वायु उपस्थित है। ठीक है। तभी यहाँ पर मानव जीवन संभव है। ठीक है। कई बार पूछा जाता है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीली क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पानी के ऊपर पड़ता है और वो पानी वापिस यानी कि प्रकाश जाता है, यानी परावर्तन होता है, तो वो आगे चल के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है। यानी कि वो बिखर जाता है। बिखरने के बाद क्या होता है? वो नीला दिखाई देने लगता है। जो वायु के और धूल के कण एकत्रित होते हैं वातावरण में, वो हमें नीले दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद
पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है लाल ग्रह जो हमारा मंगल होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं इसमें, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो जलमंडल पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग जो है वो स्थल है। ठीक है, अब पृथ्वी के पानी का 97% 97% भाग महासागरों में है। ठीक है, हिमनदों और ध्रुवों क्षेत्रों में 2% पानी होता है, जिसमें कि एकमात्र पानी हमारी नदी, नाले, झील, ठीक है, यह धरातलीय पानी जो हम पीते हैं निकाल करके, वो मात्र 1% के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना उपयोगी है पानी आप जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए वायुमंडल अपनी गैसों द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। वायुमंडल बहुत सी ब्रह्मांडीय किरणों का तथा सूर्य के विद्युत चुम्बकीय किरणों को अवशोषित कर उसके दुष्प्रभाव को कम कर देता है। वायुमंडल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है। कैसे बना है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, परंतु इसके अंदर कुछ कम मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ये तो पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद आता हमारा जयमंडल। जयमंडल जीवों के रहने वाले स्थानों को वर्णित करता है। इसके अंतर्गत मानव तथा प्रकृति का पारस्परिक संबंधों एवं अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन प्रमुखतः से किया जाता है। आज जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था पर्यावरण का। केवल हमने इस वीडियो में समझा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और हम अगला जो वीडियो बनाएंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें हम किसी विशेष टॉपिक को लेंगे जहाँ से अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैं आप वहाँ के वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।